हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक नई क्लास। तो ये जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है जो आप सभी का आने वाला RSAT का एग्जाम है उससे संबंधित ये क्लास होने वाली है। और ये आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो क्लास रहने वाली है इस क्लास में मैं आज आप सभी को 35 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अभी हमारे चैनल पर आपको डेली शाम को 7 बजे क्लास मिलने वाली है, मिल रही है, अभी चल रही है क्लासेस सारी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा, देखो आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है, यानी सॉफ्टवेयर के दो प्रकार पूछे हैं आपसे। तो ए पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी पर दे रखा है ओरेकल और जावा, सी पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा क्या आपसे सॉफ्टवेयर के दो प्रकार। तो देखो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ए पर दे रखा है रोम, बी पर दे रखा है रैम, सी पर दे रखा है डायनेमिक रैम और डी पर दे रखा है ईपी रोम। तो पूछा क्या है आप सभी से कि कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है तो वो होती है आपकी रैम। कौन सी होती है। तो प्रति सेकंड जो मेमोरी रिफ्रेश होती है उसे बोलते हैं डायनेमिक रैम। कौन सी रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डायनेमिक रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं, कौन सी मेमोरी होती है, डायनेमिक रैम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डायनेमिक रैम। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो ए पर दे रखा है मैनुअल, बी पर दे रखा है मैट्रिक्स प्रिंटर, सी पर दे रखा है इंपैक्ट प्रिंटर, डी पर दे रखा है लेजर प्रिंटर। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होता है, वो होता है इंपैक्ट प्रिंटर का। किसका होता है, इंपैक्ट प्रिंटर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा, इंपैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ए पर दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी पर दे रखा है ट्रांजिस्टर, सी पर दे रखा है वैक्यूम ट्यूब और डी पर दे रखा है विंडोज 7। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा ये पूछा है आपसे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका विंडोज 7। कौन सा है, विंडोज 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विंडोज 7। क्योंकि जो विंडोज 7 है क्या है आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ओएस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल प्रकृति की होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल प्रकृति की होती है। तो ए पर दे रखा है ईपी रोम, बी पर दे रखा है पी रोम, सी पर दे रखा है रैम और डी पर दे रखा है रोम। तो कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल प्रकृति की होती है, तो उसे बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं उसे, रैम। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसमें डाटा सेव नहीं होता है। मतलब जैसे ही आपकी जैसे मान लो कंप्यूटर चल रहा है, जैसे लाइट चली गई और अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो डाटा गायब हो जाता है। तो वो जो रैम होती है वो डाटा को सेव नहीं करती है रैम। तो रैम होती है वोलेटाइल प्रकृति की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, रैम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? तो ए पर दे रखा है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर दे रखा है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी पर दे रखा है गेम डाउनलोड कर सकते हैं, डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो देखो जो विंडोज स्टोर होता है, तो विंडोज स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो और गेम भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर है 6 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी काम कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहां पर कराएगा उपरोक्त सभी कर सकते हैं, यानी ये भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो और गेम भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। देखो पूछा क्या है आपसे, किसी पर सर्च करते समय डेस का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो ए पर दे रखा है एप्लेट, बी पर दे रखा है स्पाइडर, सी पर दे रखा है इंडेक्स और डी पर दे रखा है सर्च इंजन। तो किसी विषय पर सर्च करते समय, तो किसी विषय पर अगर आपको सर्च करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? उसकी जरूरत पड़ती है सर्च इंजन की। किसकी जरूरत पड़ती है? सर्च इंजन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सर्च इंजन। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय, तो किसका उपयोग करोगे आप? सर्च इंजन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो ए पर दे रखा है पासवर्ड, बी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, सी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है देखो उपयोगकर्ता यूजर नेम और पासवर्ड। क्या जरूरी है? एक तो क्या होना चाहिए आपके पास? यूजर नेम। क्या होना चाहिए? यूजर नेम। और क्या होना चाहिए आपके पास? पासवर्ड होना चाहिए। यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। तो ए पर दे रखा है इनबॉक्स, बी पर दे रखा है रिसाइकल बिन, सी पर दे रखा है फोल्डर, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिलीट की हुई फाइल को टेम्परेरी स्टोर करता है, फाइल फोल्डर को, तो करता है आपका रिसाइकल बिन। कौन करता है? रिसाइकल बिन आपका टेम्परेरी फाइल फोल्डर को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन रिसाइकल बिन इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर को आप डिलीट करते हो तो कहां चली जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है वो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती है। बिना, फिर खाली जगह दे रखी है कि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती है, मतलब किसके बिना कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती है। तो ए पर दे रखा है डेटाबेस मैनेजमेंट, बी पर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी पर दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताओ आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना है
वो कब चालू हुई थी ये पूछा है आपसे। तो ए पर दे रखा है अगस्त 2015, बी पर दे रखा है अगस्त 2014, सी पर दे रखा है सितंबर 2014 और डी पर दे रखा है सितंबर 2019। तो ये शुरुआत हुई थी देखो अगस्त 2014 में। कब हुई थी? अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, अगस्त 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, डोमेन नाम के पीछे, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है, कहा जाता है। हाँ, तो ए पर दे रखा ईमेल टारगेट, बी पर दे रखा वेब पते के लिए मेल, सी पर दे रखा डीएनए, डी पर दे रखा डोमेन कोड। तो देखो पूछा क्या है आपसे, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग यानी डोमेन नेम। तो डोमेन नेम कैसे, जैसे कोई भी ईमेल एड्रेस है। अब ईमेल एड्रेस में सिंपल में जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे चलो जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम 123 @gmail। तो ये देखो जीमेल तो क्या हो गया आपका डोमेन नेम हो गया। अब डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद, तो डोमेन नेम के बाद डॉट लगाते हैं, पर अब डॉट के बाद क्या लिखते हैं, जैसे .com .in ऐसे लिखते हैं अपन, .com .in। तो इनको क्या बोलते हैं ये पूछा है आपसे, तो इनको बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोला जाता है इनको? डोमेन कोड बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डोमेन कोड। यानी आपका जैसे जीमेल हो गया, जैसे @gmail, इसके अलावा @redip @yahoo, लेकिन उसके बाद फिर डॉट के बाद जो लगाते हैं .com .in जो भी लगाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डोमेन कोड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, डोमेन कोड। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो ए पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बी पर दे रखा है गूगल ड्राइव, सी पर दे रखा है ड्रॉप बॉक्स, डी पर दे रखा है दिए गए सभी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है? तो देखो क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये भी सही है, गूगल ड्राइव भी सही है, ड्रॉप बॉक्स भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीन ऑप्शन सही है। अब देखो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का स्टोरेज ये है जिसमें आप आईडी के द्वारा, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट आईडी हो गया, गूगल ड्राइव के लिए जीमेल आईडी हो गया, तो इसमें आप अपना जो ड्राइव होती है उसके अंदर डाटा स्टोरेज कर सकते हो एक लिमिट तक। इसके लिए आपको किसी प्रकार के मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। डिजिटल रूप में सेव होता है आपका डाटा, वहां से ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? यानी G2C ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट से संबंधित है, इसमें G2C का पूर्ण रूप यानी G2C की फुल फॉर्म पूछी आपसे। तो ए पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी पर दे रखा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबव। तो G2C को क्या बोलते हैं? G2C को बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन बोला जाता है आपको। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? यानी भंडारण यानी स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शन परफॉर्मेंस और डाटा प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली वर्क करने में फास्ट कौन सा कंप्यूटर है? तो ए पर दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, डी पर दे रखा है पॉम-टॉम कंप्यूटर और सी पर पॉम-टॉम कंप्यूटर और डी पर दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, सुपर कंप्यूटर। कौन सा?
सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है आपका, ये सुपर कंप्यूटर बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC की फुल फॉर्म पूछिए आपसे तो ए पर दे रखा मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस, बी पर दे रखा मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेस, सी पर दे रखा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो MOOC की फुल फॉर्म और डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो MOOC को क्या बोलते हैं? MOOC को बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या बोलते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोला जाता है MOOC को। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोला जाता है इसे। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका, खाली जगह दे रखी है, ही जानना जरूरी है। किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका डेश दे रखा है, ही जानना जरूरी है। यानी किसी को अगर आप ईमेल भेजते हो उसका क्या जानना जरूरी है? तो ए पर दे रखा फैक्स एड्रेस, बी पर दे रखा प्रेसिडेंट एड्रेस, सी पर दे रखा ईमेल एड्रेस, डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईमेल एड्रेस। क्या हो जाएगा? ईमेल एड्रेस। यानी अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो ईमेल भेजने के लिए उसका क्या होना चाहिए? आपके पास ईमेल एड्रेस, यानी उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप उसे ईमेल सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईमेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखो, बेहद इजी क्वेश्चन है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण। तो ए पर दे रखा है प्लॉटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर दे रखा है पाम टॉम कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस किसे का उदाहरण पूछा है आपसे? तो आउटपुट डिवाइस जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्लॉटर। कौन सा? प्लॉटर। और प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है आपका, जिसमें आप हाई क्वालिटी के प्रिंट निकाल सकते हो, इंजीनियर्स वगैरह के काम आता है ये प्लॉटर, हाई क्वालिटी के प्रिंट के लिए। तो प्लॉटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, प्लॉटर। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, राज ई ओलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई ओलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये पूछा है आपसे। तो ए पर दे रखा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी पर दे रखा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी पर दे रखा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, डी पर दे रखा नॉन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये मान लो आप। तो राज ई ओलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो जो राज ई ओलेट है, राज यूनिट क्या है आपका? ये है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है आपका? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राज ई ओलेट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो, सेव कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज ही मान सकते हो आप इसे भी एक तरीके से। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका सही आंसर, राज ई ओलेट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, ईपीडीएस के माध्यम से, ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ए पर दे रखा व्हीट, बी पर दे रखा शुगर, सी पर दे रखा राइस और डी पर दे रखा ऑल ऑफ द अबव। तो व्हीट का मतलब तो क्या हो गया? गेहूं। और शुगर मतलब शक्कर, जिसे चीनी भी बोलते हैं अपन। और राइस मतलब चावल। तो ईपीडीएस की दुकान देखी होगी सबने, उचित मूल्य की दुकान भी जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और लगभग यहां पर सभी ने देख भी रखी होगी, सबको लाभ भी मिलता है।
तो ईपीडीएस जो है उसमें आपको गेहूं भी मिलते हैं, चीनी भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, यानी वीट भी मिलता है, शुगर भी मिलती है और राइस भी मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। तीनों ऑप्शन सही है तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो बेहद ही इजी क्वेश्चन है और जिसने कंप्यूटर पढ़ रखा होगा उन सभी को आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्न में से कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्टकट की है? कमेंट करके आंसर दे दो इसका। ए पर देखो अंडू दे रखा है, बी पर पेस्ट दे रखा है, सी पर दे रखा है डिलीट और डी पर दे रखा है कॉपी। कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्टकट है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन अंडू। क्या हो जाएगा? ए अंडू इसका सही आंसर हो जाएगा। ए अंडू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या है, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? यानी एसएसओ आईडी जो बनी होती है आप सभी की, सिटीजन की, मित्र वगैरह की, तो उनमें मतलब एसएसओ आईडी में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ए पर देगा ऑनलाइन किराना खरीद, बी पर देगा मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन, सी पर देगा रोजगार विभाग में पंजीकरण, डी पर देगा बिजली या पानी बिल पेमेंट। तो देखो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हो, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हो, बिजली या पानी बिल का पेमेंट कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप? ऑनलाइन किराना खरीद, यानी घर बैठकर आप किराना के सामान नहीं खरीद सकते एसएसओ आईडी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑनलाइन किराना खरीद। क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? तो ए ऑनलाइन किराना खरीद, ये उपलब्ध नहीं है देखो एसएसओ में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 23। ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस का पूरा रूप क्या है? तो ए पर देखा है फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पर देखा है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, सी पर देखा ए और बी, डी पर देखा फेयर प्राइज शॉप। तो एफपीएस की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, किसकी? एफपीएस की फुल फॉर्म पूछिए आप सभी से। तो ए पर देगा फर्स्ट प्राइज स्कीम, तो एफपीएस की ये गलत है देखो। बी पर देगा फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, तो ये भी गलत है। सी पर दे रखा ए और बी दोनों गलत है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलती हो गया। डी पर क्या दे रखा है? फेयर प्राइस शॉप, तो इसका सही आंसर है देखो फेयर प्राइस शॉप। एफपीएस को क्या बोला जाता है? फेयर प्राइस शॉप, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित मूल्य की दुकान। क्या बोला जाता है? उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान, जहां पर आपको राशन का सामान मिलता है, उचित मूल्य दुकान बोलते हैं इसे, उचित मूल्य की दुकान। फेयर प्राइस शॉप का मतलब ये होता है उचित मूल्य दुकान। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फेयर प्राइस शॉप, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या है, पीएनआर स्थिति ट्रेनिंग यानी पीएनआर स्टेटस ट्रेनिंग से क्या अर्थ है? तो ए पर दे रखा आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी पर दे रखा है पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी पर दे रखा है टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएनआर स्टेटस ट्रैकिंग है, पीएनआर स्टेटस ट्रैकिंग यानी पीएनआर क्या होता है सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आप सभी को। तो जो आप रेलवे का जो टिकट बुक करते हो तो जो टिकट के नंबर होते हैं उन्हें पीएनआर नंबर बोला जाता है। अब जो टिकट आपने बुक किया है सो पीएनआर नंबर होते हैं, तो पीएनआर नंबर से क्या कर सकते हो आप? तो पहला दे रखा है आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के इस्तेमाल किया जाता है, तो गलत है, आधार कार्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। बी पर दे रखा है पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इससे भी कोई मतलब नहीं है। सी पर क्या दे रखा है? टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपका टिकट बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, और बुक हुआ है तो कौन से डिब्बे में हुआ है, कौन सी सीट पर हुआ है, तो किससे पता चलता है? ये पीएनआर नंबर से। और पीएनआर को क्या बोलते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोला जाता है। पीएनआर को क्या बोलते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोला जाता है पीएनआर को। तो ये काम आता है टिकट स्थिति का पता लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डी पर दिया था इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है ही सही। तो सी ऑप्शन टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखो,
पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL वेबसाइट को खोलें और फॉर्म -- ऑनलाइन भरें। यानी अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो अपने ब्राउजर में NSDL की वेबसाइट, NSDL को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, वो वेबसाइट खोल ली है। अब खोलने के बाद पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है ये पूछा आपसे। तो ए पर दे रखा है 89A, बी पर दे रखा है 39A, सी पर दे रखा है 49A और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पैन कार्ड बनवाने के लिए आप जो फॉर्म भरते हो NSDL की वेबसाइट पर, उसको बोलते हैं, उसको मतलब 49A फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म भरा जाता है? 49A, 49A। अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? 49A। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 49A, 49A। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या होगा इसका सही आंसर, ये आपका 49A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आप मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, EPDS का पूरा रूप क्या है? तो ए पर दे रखा इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी पर दे रखा इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, सी पर दे रखा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डी पर दे रखा है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये मान लो आप। तो मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है, यानी EPDS की फुल फॉर्म पूछी है तो EPDS को क्या बोलते हैं? तो देखो ए पर दिया था इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, तो ये देखो गलत हो गया। बी पर दे रखा इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, ये भी गलत है। सी पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला जाता है EPDS को? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है EPDS को। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, एक विशेष सूची है, यानी एक सब्जेक्ट लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। तो ए पर दे रखा है टेबल, बी पर दे रखा है क्लिपबोर्ड, सी पर दे रखा है इंडेक्स, डी पर दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या बोला जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट उसे बोला जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं उसे। यानी जो टेबल ऑफ कंटेंट होती है उसमें क्या है कि जैसे मतलब आपने कुछ भी डाटा है MS वर्ड में, तो आप उनको मतलब हेडिंग्स वगैरह देके ऊपर एक टेबल बना सकते हो और उस पर आप क्लिक करके जो भी लेसन वगैरह बना रखे डायरेक्ट आप वहां पहुंच सकते हो संबंधित रेफरेंस पे, उसके लिए काम आती है, उसे टेबल ऑफ कंटेंट बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी, टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? यानी कोई भी जो सेल है उसमें आपको कैरेक्टर्स काउंट करने, कैरेक्टर्स गिनने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? तो ए पर दे रखा इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन B2 और कोमा 0, और बी पर दे रखा इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन B1 से लेकर आपका B2 तक दे रखा है। सी पर दे रखा इक्वल लेन B2 और कोमा और 1 दे रखा है, और डी पर दे रखा इक्वल लेन और ब्रैकेट ओपन B2 और ब्रैकेट क्लोज है। तो देखो ये कोई सेल, जैसे मान लो ये सेल है, सेल का एड्रेस मान लो B2 है, ये लिख देता हूं मैं। अब जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे यहां लिख दिया मैंने RAM, क्या लिख दिया मैंने? RM यानी राम लिख दिया मैंने। अब इसमें कितने कैरेक्टर से काउंट करना है, तो इसके लिए आपको इस सेल का एड्रेस और B2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? फिर इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन और फिर ये यहां पर B2, तो ये इसका सही आंसर है, ये लगाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इक्वल लेन और ब्रैकेट ओपन B2 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो
तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर RAM ऐसे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं। विंडोज 10 में यूजर एक से अधिक अकाउंट बना सकता है या नहीं, यानी जो विंडो 10 है उसमें जो भी यूजर है चलाने वाला, वो एक से ज्यादा अकाउंट बना सकता है या नहीं यूजर अकाउंट। तो ए पर दे रखा है 2 अकाउंट बना सकता है, बी पर दे रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, सी एक अकाउंट ही बना सकता है, डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी गलत है। तो 2 अकाउंट बना सकता है तो ये गलत हो गया क्योंकि लिमिट नहीं है। देखो बी पर दे रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, ये सही है। सी पर दे रखा है 1 अकाउंट ही बना सकता है, तो ये गलत हो गया। उपरोक्त सभी गलत है, नहीं है, क्योंकि देखो बी जो है उसमें दे रखा है कि 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, यानी विंडो 10 में जो यूजर है वो 2 से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, तो बी सही इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। इससे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर आपने रिस्टोर पॉइंट सेट कर रखा है और अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया तो हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ए पर दे रखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, बी पर दे रखा है विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सी पर दे रखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, यानी जो सिस्टम की फाइल है उन्हें भी रिस्टोर कर सकते हो, इंस्टॉल एप्लीकेशन को आप रिस्टोर कर सकते हो। विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर, यानी विंडो में जो रजिस्ट्री फाइल होते हैं उन्हें भी आप रिस्टोर कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वह एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन से ऑप्शन का प्रयोग होता है। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन से ऑप्शन का उपयोग होता है। तो ए पर दे रखा है होल्ड टाइटल कमांड, बी पर दे रखा है स्प्लिट कमांड, सी पर दे रखा है फ्रीज पेन कमांड और डी पर दे रखा है अनफ्रीज कमांड। तो वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल यानी रो और कॉलम की जो आपकी हेडिंग्स है उन्हें होल्ड करना है, फ्रीज करना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, फ्रीज पेन कमांड। क्या बोलते हैं उसे, फ्रीज पेन कमांड बोला जाता है। फ्रीज पेन कमांड की मदद से आप रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो टाइटल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। तो ए पर दे रखा है कस्टम ट्रांजिशन, बी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन, सी पर दे रखा है कस्टम एनिमेशन, डी पर दे रखा है स्लाइड एनिमेशन। तो एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, यानी एक स्लाइड से आप जब दूसरी स्लाइड पर जाते हो यानी स्लाइड चेंज होती है, तो जो इफेक्ट आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है उन्हें, स्लाइड ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन, यानी एक स्लाइड से अगर आप दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो जो इफेक्ट आते हैं उन्हें स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, मोशन पथ क्या है। मोशन पथ क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 मोशन पथ क्या है। तो ए पर दे रखा है स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, बी पर दे रखा है एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, सी पर दे रखा है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि, डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो मोशन पथ क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि, ये मोशन पथ होता है।
यानी अगर आपने कोई भी जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, अब उसमें किसी स्लाइड पर जो आइटम है उन्हें मूव कराना है, इधर उधर घुमाना है, तो उसके लिए मोशन पथ एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी आपके कंप्यूटर की जासूसी कौन करता है? तो ए पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स, बी पर दे रखा है वायरस, सी पर दे रखा है स्पाईवेयर, डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर की जासूसी जो करता है उसे बोलते हैं स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पाईवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, यानी मेलवेयर का कौन सा वर्क नहीं है? तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा को नष्ट करना, बी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकना, सी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेलवेयर का कार्य नहीं है। तो मेलवेयर देखो क्या कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का काम नहीं करता है, वो तो नुकसान पहुंचाता है, रिकवर नहीं करता है, चोरी और कर लेता है आपके डाटा को। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, ये मेलवेयर का कार्य नहीं है। तो ये देखो मैंने आप सभी को आज 35 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो आने वाला RSAT का एग्जाम है उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही काम आने वाले हैं आप सभी के लिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको आपका RSAT का एग्जाम है और कंटिन्यू अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस से जुड़े रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, अच्छे से तैयारी करनी है RSAT एग्जाम की, तो हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि जिनका एग्जाम है उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बने रहिए, नेक्स्ट क्लास कल आप सभी को मिल जाएगी फिर से शाम को 7 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।